हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है सैम्पलिंग के जितने भी मेथड्स हैं उन सबको इन डिटेल फॉर्म। हम लोगों ने देखा था कि सैम्पलिंग के दो मेन तरीके होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और अगला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इन दोनों ही मेथड्स से कैसे डेटा का कलेक्शन करने के लिए सैम्पल का सिलेक्शन होता है हम लोगों ने ये देखे थे। फर्स्ट मेथड के अंदर बहुत सारे तरीके हैं और वो तरीके क्या क्या थे, उनके मीनिंग, उनका मेरिट, डिमेरिट, इन सारी बातों के साथ हम लोगों ने पहला तरीका फिनिश किया था। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेकेंड मेथड विच इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को और उसके अंदर आने वाले तीन मेथड्स को एक साथ डिस्कस किया। उनके मीनिंग, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के साथ ये टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में ऑलमोस्ट आपके मेजॉरिटी के पोर्शन कवर हो चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, और छोटे मोटे एक दो और टॉपिक रह गए हैं जिनको हम डिस्कस करके इस चैप्टर को फटाफट से फिनिश कर लेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा होगा लेक्चर नंबर 10 और हम लोग आज बात करेंगे, आज का जो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे वो हम लोग देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए गुड सैम्पल। इसेंशियल्स कह सकते हैं आप इसको क्वालिटी कह सकते हैं कि एक अच्छा सैम्पल जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं डेटा के कलेक्शन के लिए, जिसके कई सारे मेथड्स हैं जिनको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस भी किया है, उस सैम्पल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सैम्पल चुनते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप किस तरह के सैम्पल आइटम्स का सिलेक्शन करेंगे सो दैट आपको सही और बिल्कुल रिलायबल जानकारी प्राप्त हो सकेगी पूरे पॉपुलेशन की, उसको हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और याद करें हम इस तरह का टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने देखा था क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक उसी तरह का मिलता जुलता टॉपिक है ये कि सैम्पल, एक अच्छा सैम्पल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक अच्छे सैम्पल की क्वालिटी में आता है रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, एक अच्छा सैम्पल, सबसे पहली क्वालिटी, अ गुड सैम्पल इज वन विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन। एक अच्छा सैम्पल उसे आप कहेंगे जो जिस पॉपुलेशन से, जिस यूनिवर्स से उसे लिया गया है, उस यूनिवर्स में मौजूदा हर एक आइटम की बेहतर क्वालिटी को जो एक्सप्लेन करे, जो रिप्रेजेंट करे, एक अच्छा सैम्पल उसे ही कहेंगे। ये जो है आपका पॉसिबल तभी होगा जब ईच एंड एवरी आइटम इन द सैम्पल जो होंगे पॉपुलेशन के, उनको फेयर और इक्वल चांस दिया जाएगा कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो भी सैम्पल का सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव होगा, बिल्कुल उस पूरे पॉपुलेशन की सही और बिल्कुल भरोसेमंद जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी क्वालिटी एक अच्छे सैम्पल की होनी चाहिए होमोजेनिटी, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। अब होमोजेनिटी का सिंपल मतलब हुआ कि जब कभी भी आप आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं सैम्पल में, तो जितने भी आइटम्स का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, हर एक आइटम एक दूसरे से होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस का मतलब बिल्कुल एक जैसे नहीं, बल्कि होमोजीनियस होने चाहिए इन देयर नेचर, अपने अपने नेचर में वो एक समान हो, ताकि पूरे इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प मिल सके
कि आप सही जानकारी प्राप्त कर लें। अगर आपके सैंपल के हर एक आइटम एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, कहने का मतलब है कि एक दूसरे की से सिमिलर नहीं होंगे, तब जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगा, उस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आप पाना चाह रहे हो। तो जानकारी सही मिले, सैंपल से मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो सैंपल आप चुन रहे हैं उसके हर एक आइटम आपस में अपने नेचर में एक दूसरे से सिमिलर हो, बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हों। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंसी का सिंपल मतलब है कि जब कभी भी आप सैंपल आइटम का सिलेक्शन करें तो पॉपुलेशन में से एक एक करके जब आप सैंपल आइटम को चुनते हैं, सो दैट कि आप क्या करें तो सैंपल तैयार करें, तो उनमें हर एक सैंपल आइटम का सिलेक्शन अगले सैंपल आइटम के सिलेक्शन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन में से आप जितने आइटम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन एक आइटम का सिलेक्शन अगले आइटम के सिलेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, वो उस पर डिपेंड ना करे। अगर आप जैसे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किया जाता है, उसमें आइटम्स जो होते हैं पॉपुलेशन के वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से और उनका सिलेक्शन भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। सो द सिलेक्शन ऑफ one item in the sample should not depend on the selection of some other items in the sample. Other items के selection पर वो depend नहीं करना चाहिए। And this is the another quality of a good questionnaire. ऐसा होने से आपको बिल्कुल फेयर और भरोसेमंद जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी with the help of sample. नेक्स्ट पॉइंट है adequacy, जिसको आप कह सकते हैं adequate। देखिए, एक अच्छा सैंपल जो है वो हम उसे कहेंगे जो एडिक्वेट होगा, सफिशिएंट होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, तो अगर आपको एक्यूरेट और रिलायबल कंक्लूजन चाहिए और आप इसके लिए सैंपल आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सैंपल में नंबर ऑफ़ आइटम्स एडिक्वेट हों, पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि पॉपुलेशन में जितने भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए आप सैंपल को बना पाएँ, सैंपल को चुन पाए। अगर आपने कम, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, अगर आपने कम आइटम्स का सिलेक्शन किया है तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो ट्रू तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा और उससे आपको वो पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो कि किसी भी एक अच्छे सैंपल की क्वालिटी को बताते हैं या आप कह सकते हो उसके एसेंशियल्स को बताते हैं। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जो आपको जानना है, विच इज़ फैक्टर्स विच डिटरमाइन द साइज ऑफ सैंपल। ये जो एडिक्वेसी की बात यहाँ पे हुई, आखिरी पॉइंट, आप इसी से कह सकते हो कि अगला टॉपिक रिलेटेड है, दैट इज फैक्टर्स determine the factors determining size of a sample। देखिए, सैंपल का साइज हमें कितना रखना है, सैंपल कितना होना चाहिए, सैंपल में आइटम्स कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 100 हो, 500 हो, आखिर सैंपल में साइज, सैंपल का साइज़ या सैंपल में नंबर ऑफ़ आइटम्स हम कितने चुने, ये भी एक समस्या होती है। सैंपल का सिलेक्शन कैसे करना है वो तो समस्या थी, तो भाई उसके तो बहुत सारे मेथड्स थे जो हमने रिजॉल्व कर लिए। अब अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए उसकी क्वालिटी हमने देख ली, लेकिन सैंपल का साइज़ कितना हो, एक सवाल आता है कि 100 बच्चे हैं एक क्लास में तो हम कितने बच्चों को उसमें से सेलेक्ट करें। अब ये बातें जो हैं इसको किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे सैंपल का साइज़ निर्भर करता है और हम उन्हीं फैक्टर्स को वन बाय वन करके समझते हैं यहाँ पे। और सबसे
पहला फैक्टर जो सैंपल के साइज को अफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ स्टडी। नेचर ऑफ स्टडी सबसे पहला फैक्टर है आपके सैंपल के साइज को डिटरमाइन करने वाला। देखिए, अगर आप इंटेंसिव स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, मतलब इन केस ऑफ इंटेंसिव स्टडी विच विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप इंटेंसिव स्टडी करना चाह रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल कंटिन्यू किया जाता है, तो उसके लिए स्मॉल सैम्पल जो है वो सूटेबल होगा। वहीं पर, और अगर आपकी स्टडी का नेचर एक्सटेंसिव है, अगर आप एक्सटेंसिव स्टडी करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं है, कंटिन्यू नहीं करना है आपको, कॉन्टीन्यूअस मैनर में जो स्टडी नहीं होती है, उस तरह के नेचर ऑफ स्टडी में आप क्या कर सकते हैं, तो आप लार्जर सैम्पल का साइज़ चुन सकते हैं। सैम्पल के साइज़ को इम्पैक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ स्टडी। एंड नेचर ऑफ स्टडी दो तरह का हो सकता है, इधर द इंटेंसिव लगातार चलने वाला, या फिर एक्सटेंसिव लगातार नहीं चल रहा है बट गहराई से हम बातें कर रहे हैं। तो अगर आपने इंटेंसिव स्टडी करनी है, बहुत ऐसी स्टडी करनी है जो लगातार होती रहेगी, लंबे समय तक चलती रहेगी, चलती चली जाएगी, तो इस केस में आपने स्मॉल साइज ऑफ सैंपल का सिलेक्शन करना है। स्मॉल साइज ऑफ सैंपल क्यों? क्योंकि लगातार होगी ना, तो टाइम पीरियड जैसे जैसे चेंज होगा आप सैंपल आइटम्स के सिलेक्शन को चेंज करेंगे, तो लंबे समय तक आपको काम करना है तो सैंपल आइटम शुड बी स्मॉल। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं एक्सटेंसिव स्टडी which is not in continuous manner, which is not continuous in nature, तो उस केस में लार्जर सैंपल जो है उसका सिलेक्शन करना सही रहेगा। उस केस में आपको लार्जर सैंपल सेलेक्ट कर देना सही रहेगा, उसी से आपकी स्टडी प्रॉपर हो पाएगी। तो एक्सटेंसिव स्टडी जो कि कंटिन्यूटी में नहीं चल रही है, हम लार्जर सैंपल का साइज चुनकर एक बार में स्टडी को पूरा कर सकते हैं। बट अगर इंटेंसिव स्टडी करनी है जो कि कंटिन्यूटी में चलती चली जाएगी, लगातार होती रहेगी, तो फिर इस केस में आप सैंपल का जो साइज सेलेक्ट करेंगे वो होना चाहिए स्मॉलर। इस तरह से साइज ऑफ सैंपल डिपेंड करता है नेचर ऑफ द स्टडी पर, और इस तरह से आपको नेचर ऑफ द स्टडी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो किसी भी सैंपल के साइज़ को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स का साइज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कितना बड़ा सैंपल रखना है या कितना छोटा सैंपल रखना है, सैंपल का साइज़ क्या रखना है। साइज ऑफ यूनिवर्स अगर आपका लार्ज है तो उस केस में आपको लार्जर सैंपल रखना पड़ेगा सो दैट कि आप अप्रोप्रिएट स्टडी कर सकें, आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। वहीं पर अगर जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, उसका साइज़ या यूनिवर्स का साइज़ स्मॉल है, तो फिर उस केस में स्मॉल सैंपल जो है वो सूटेबल होगा। तो साइज़ ऑफ यूनिवर्स कैसा है ये भी मैटर करता है कि आपका सैंपल का साइज़ कैसा होगा। इफ़ द सैंपल साइज इज लार्ज, तो इसके रिस्पेक्ट में लार्ज साइज ऑफ सैंपल विल बी परफेक्ट। लार्ज साइज ऑफ सैंपल इज सूटेबल। लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल है कंपैरेटिवली, यूनिवर्स का साइज ही छोटा है, तो फिर उस केस में आप स्मॉलर साइज के सैंपल को सेलेक्ट कर लेंगे विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। बिकॉज सैंपल का साइज ही छोटा लेना है, बिकॉज एरिया जो है, जिस एरिया की आपको स्टडी करनी है वो एरिया ही आपका क्या है, तो एरिया स्मॉल है। इस तरह से साइज ऑफ पॉपुलेशन या साइज ऑफ यूनिवर्स कैसा है इस बात पर निर्भर होगा कि सैंपल का साइज क्या रखना है। नेक्स्ट
फैक्टर की अगर हम बात करें तो अगला फैक्टर है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। देखिए, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि आपको किस मात्रा में, कितनी डिग्री में एक्यूरेसी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सैम्पल मेथड का इस्तेमाल हम बिल्कुल लेस एक्यूरेट डेटा के लिए ही करते हैं। अगर आपको एक्यूरेसी जो चाहिए इन्फॉर्मेशन में वो ग्रेटर डिग्री में चाहिए, मतलब एकदम इन्फॉर्मेशन सही चाहिए, उस केस में साइज़ ऑफ सैम्पल जो होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत है, मतलब ठीक ठाक एक्यूरेसी होगी तो काम चल जाएगा, उस केस में स्मॉलर साइज ऑफ सैम्पल भी आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दो तरह की हो सकती है। आप कोई भी ऐसी स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे आपने ग्रेटर डिग्री में एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा, मतलब डेटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे प्लेस में आप क्या करोगे, लार्ज साइज ऑफ सैंपल का सिलेक्शन करेंगे। सैंपल का जो साइज रखेंगे वो लार्ज रखेंगे क्योंकि आपको एक्यूरेसी हाई चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको रीजनेबल स्टैंडर्ड, मतलब कहने का ये नहीं है कि गलत डेटा की ज़रूरत हो, रीजनेबल स्टैंडर्ड मतलब ठीक ठाक काम चलाओ स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो। एक्यूरेसी चाहिए बट बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी आपको अगर नहीं चाहिए, नॉर्मल रेंज में आपको एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में आप जो हैं वो स्मॉलर साइज ऑफ सैंपल का सिलेक्शन कर सकते हैं और ये आपके लिए बेहतर होगा। और इस तरह से आपके पॉपुलेशन में से सैंपल आइटम्स का सिलेक्शन हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ सैंपल, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे सैंपल के साइज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए ये मैटर करेगा कि आपका साइज़ ऑफ सैंपल क्या होगा। उसके अलावा और अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि एंड द अनदर फैक्टर इज नेचर ऑफ पॉपुलेशन। सी, साइज ऑफ पॉपुलेशन या साइज ऑफ यूनिवर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा नेचर ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, जिसको आप कह सकते हैं नेचर ऑफ आइटम्स, नॉट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं उनका नेचर किस तरह का है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा सैंपल के साइज को। इफ़ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर सिमिलर और यू कैन से होमोजीनियस इन नेचर, अगर पॉपुलेशन में जो आइटम्स हैं वो होमोजीनियस है, एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं इन नेचर, तो उस केस में क्या होगा कि सैंपल का जो साइज़ होगा वो स्मॉल रहने से काम चल जाएगा, वो एप्रोप्रिएट होगा, काम चल नहीं जाएगा, वो स्मॉल रहेगा तो आपकी जो स्टडी है वो ठीक ठाक हो जाएगी। मतलब जितना रिजल्ट आपको चाहिए, जैसा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन में जो आइटम्स अवेलेबल हैं दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, अलग हैं, तो उस केस में आपको फिर लार्जर साइज़ लेना होगा सैंपल आइटम का। आपने लार्ज साइज़ में सैंपल आइटम को सेलेक्ट करना होगा ताकि आपको एप्रोप्रिएट तरीके से, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन का पता लग जाएगा जो इंफॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं। और कुछ इस तरह से नेचर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सैंपल के साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए। एंड इसके साथ, इस पॉइंट के साथ हमारा ये जो टॉपिक है काफ़ी छोटा सा है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि सैंपल के साइज़ को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब
इस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर मूव कर जाएंगे और लास्ट का एक टॉपिक रहेगा दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर। हम लोगों को जानना है कि स्टैटिस्टिकल एरर होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, रीज़न क्या होता है उस एरर का और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। उस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ हमारा चैप्टर 2 जो कि हम यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो फिनिश हो जाएगा। तो उस टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के क्लास को हम लोगों ने एक अच्छे सैम्पल की क्वालिटीज़ और सैम्पल के साइज़ को अफेक्ट करने वाले या डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स के डिस्कशन के साथ यहाँ पे फिनिश करना है। थैंक यू।